हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आज जो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो बोर्ड का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता हो, एमसीक्यूज है, उनमें सब में ये टॉपिक आता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से आप हमने अलग अलग टाइप्स होती है ना, फील्ड्स हैं केमिस्ट्री की, वैसे ही सरफेस केमिस्ट्री जिसमें आप कोलॉइड्स और ये सारी चीज पढ़ते हैं ना, या फिर आप एब्जॉर्प्शन पढ़ते हो, उसी में ये टॉपिक आता है। ठीक है, क्या है ये टॉपिक? जियोलाइट्स। ठीक है, एल्यूमिनियम और सिलिका से मिलके, जहां पे मोस्टली एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया जाता है सिलिका से, उससे मिलके आपका एक ये आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बनता है, कंपाउंड बनता है, जो कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या चीज है ये। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बाकी बच्चे भी इसके बारे में जान सकें और इसको अच्छे से पढ़ सकें, ताकि कहीं भी एग्जाम में भी आपसे चूक ना हो। जियोलाइट्स as shape selective catalysts। तो जियोलाइट्स एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो आपको क्वेश्चन पूछा, एक तो ये प्रूव करने को या जस्टिफाई करने को कहा जाएगा कि शेप सेलेक्टिव क्यों है। उसके लिए पहले आप जान लीजिए कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता दे रही हूँ। जनरल फॉर्मूला, ठीक है, mx/n, ध्यान से देखिएगा, mx/n, ठीक है, फिर AlO2 SiO2 और ZH2O। अब मैं इसको आपको पहले समझाती हूँ कि इसमें क्या है। M क्या है? ये जो भी आपका सेंट्रल मेटल, जो भी आपका एटम होगा वो M क्या हो गया आपका? मेटल लाइक। कौन से होते हैं इसमें? मोस्टली K+, Na+, ठीक है, कैल्शियम +2, ये, ठीक। एंड N क्या है? जो वो आपके नंबर ऑफ आयंस या जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो है, ठीक। N हो गया। उसके बाद ये ऐसे ही आपका AlO2 का X मतलब कोई एक नंबर है, ऐसे ही SiO2 का Z आपका वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपका जो मेन फ्रेमवर्क है पूरा, वो किस पे बेस्ड है? उसमें एक्चुअली आपका ये जो इसको कहा जाता है ना, जियोलाइट्स को, इसको कहा जाता है एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्या कहा जाता है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ठीक है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम सिलिका का नेटवर्क बनता है या फ्रेमवर्क बनता है। कैसे? इसमें एल्यूमिनियम एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन एटम्स, ठीक है, क्लियर। फ्रेमवर्क किसका होगा? ये देखो, मैं आपको इस तरह से पॉइंट्स बताती जा रही हूं ताकि आपका टॉपिक क्लियर रहे। फ्रेमवर्क किसका होगा? ये आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन, अगर सपोज करो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक कंसेप्चुअल फॉर्म में आएगा तो भी आप कर सकते हैं ना, और अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है किसी भी एग्जाम में तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। जियोलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेमवर्क आपका ये होता है। तो हमें ये पता लग गया कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं ये, इसमें मेटल आयंस कौन से होते हैं मोस्टली वो पता लग गया। एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन एटम्स, फ्रेमवर्क पता लग गया। अब अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये 3 डायमेंशनल पोरस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल पोरस स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जैसे आपका छत्ता नहीं होता मधुमक्खी का, वैसा। तो हम इसके लिए स्ट्रक्चर की बात में क्या लिखेंगे? 3 डायमेंशनल पोरस स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या होता है इसमें? कॉमा करके हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में अगर हम बिल्कुल ही केमिस्ट्री में जाएं तो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, ये नाम कभी कभार पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस दी होती हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मतलब ऑक्टाहेड्रल भी है, और ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है? क्यूबो ऑक्टाहेड्रल। एक तरह की ये टर्म है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ यहाँ ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि आपकी केमिस्ट्री में जो आपके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कई अलग अलग तरह की शेप्स में जो जहाँ पे अरेंज्ड हैं, ठीक है, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टडी किया जाता है, तो उनकी जो ज्योमेट्री है कि वो दिखने में कैसे हैं। कोई टेट्राहेड्रल है, जैसे आपने टेट्राहेड्रल सुन रखा है मीथेन का, है ना। कोई आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग शेप्स या ज्योमेट्रीज हैं जिनमें वो आपके एटम्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो उसी में आपका एक टाइप आती है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, कि आपका वो जाल जैसा है पूरा एक
है तो जाल ही, पूरा फ्रेमवर्क नेटवर्क है, 3 डायमेंशनल है, ठीक, और उसमें आपके पार्टिकल्स सारे फिक्स्ड हैं। अब उसमें मेन चीज़ क्या है, जो आपकी कैविटीज़ हैं, ठीक है। कैविटीज़ कैसे क्रिएट होती है? कैविटीज़ आपकी क्रिएट होती हैं जब आप पानी के मॉलिक्यूल्स को हटा देते हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपने तीन चार पॉइंट्स नोट कर लिए ना। अब मैं इनको रब कर दे रही हूँ, इसके बारे में और कई सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि जियोलाइट्स आजकल बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। स्पेशली आपकी वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, वहाँ पे इनको अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईजी टू यूज़ हैं और आप उसको बार बार अच्छे से, मतलब एक तो होता है ना कि, और दूसरी सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि नेचर में भी मिलते हैं एंड लैब में भी बनाए जाते हैं। ये पॉइंट यहीं लिख लो, फाउंड इन नेचर एज वेल एज प्रिपेयर्ड इन लैब। मतलब आप उनको बना भी सकते हो, ठीक है, और नेचुरली भी मिल जाएंगे। तो एक तरह से प्लस पॉइंट है ना इसका, कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इजीली मिल भी जाएंगे। ख़त्म हो गए तो आप उसको लैब में भी बना लें, बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक, इस वजह से। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बारे में हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स करते हैं। क्या है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स? देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो अब जो रिलेटेड है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम इनको मॉलिक्यूलर सीव्स क्यों कहते हैं या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों हैं, तो वो जस्टिफाई हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे हो सकता है पूछा जाएगा कि इसको हम शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते ही क्यों हैं। तो 4 ऑप्शन आपको अगर जब दी होगी आप तभी कर पाएंगे ना, अगर आपको उसकी डिटेल्स पता होगी, राइट। तो सपोज कीजिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं कैटलिस्ट की तरह। पहले इसको हीट किया जाता है, जियोलाइट को हीट किया जाता है सो दैट आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे उनकी जगह क्या क्रिएट होगी? कैविटी, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, जियोलाइट्स आर हीटेड फर्स्ट, इनको गर्म किया जाता है टू रिमूव क्या? वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना। उसको एनहाइड्रस बनाया जाता है, मतलब टू रिमूव वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप कह सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स कह दो सबसे सिंपल, किसी को अगर डाउट ही रहे तो। टू क्रिएट कैविटीज, ठीक, क्लियर हो गया कि कैविटीज कहाँ से बनी। अब वो जो कैविटी हैं उसमें कोई चीज़ कब एड्जॉर्ब हो सकती है, पूरी एड्जॉर्प्शन की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री में एड्जॉर्प्शन होती है, उसमें कोई चीज़ आपकी कब एड्जॉर्ब हो सकती है? जब आपका उसका साइज उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सपोज कीजिए आपका कोई होल है, कोई गड्ढा है, उसमें उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो जा नहीं सकती, उससे छोटी चीज़ ही जाएगी, और उससे छोटी चीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि इजीली अंदर चली जाए, एड्जॉर्ब हो जाए, और जब उसको वहाँ से लीव करना हो आफ्टर रिएक्शन आपका कैटलिसिस के बाद, तो वो आसानी से लीव भी कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो साइज है, साइज पे डिपेंड करता है ना। तो कैसा एड्जॉर्बेंट हो गया ये? सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट हो गया ना, सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट। तो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा, सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैविटीज। ये चीज़ आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि जो मॉलिक्यूल्स इजीली एड्जॉर्ब होंगे, ठीक है, स्मॉल साइज के, उस कैविटी के साइज के, वो आसानी से एड्जॉर्ब भी हो जाएंगे, आसानी से निकल भी जाएंगे। तो यानी आपकी रिएक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट का मतलब क्या है? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना, लेकिन रिएक्शन में वो कभी खुद इन्वॉल्व नहीं होता। अगर कहीं कोई बीच में प्रोडक्ट बनाता भी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, तो लास्ट में आपका कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, पूरा का पूरा आपका कैटलिस्ट वैसा ही मिल जाता है। प्रोडक्ट्स बनेंगे प्लस साथ में आपका कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट एज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कैविटीज। अब अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो कभी छन्नी देखिए, जब हम आटा चालते हैं या घर में जो होती है छन्नी चालने वाली है ना, उसके भी आपने देखे होंगे अलग अलग साइज होते हैं, कोई इसमें बड़े दाने वाले के लिए अलग है, छोटे बारीक दाने के लिए अलग है। तो वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर सीव्स हो गई ना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीव्स। देयरफॉर मॉलिक्यूलर सीव्स, ठीक है, देयरफॉर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीव्स। इसको ब्रैकेट में लिख लो, ताकि अगर ये कभी पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर सीव्स क्यों कहा जाता है, तो इनका जो नाम भी होता है ना वो इसी तरह से होता है, ZSM जियोलाइट ऑफ क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, अलग अलग पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो इसमें बताऊंगी, अभी एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, उसको आपको ZSM 5 ज़्यादा कॉमन है एक्चुअली, तो इस वजह से शायद आपको याद रह जाएगा।
तो सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट हो गया। अब उसके बाद बात आपकी आती है, हमने कहा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब उस साइज में आपका वो जो आपका जो कैविटी क्रिएट हुई है उसमें किसी पर्टिकुलर टाइप की शेप वाला ही जो आपका मॉलिक्यूल है जा सकता है, हर शेप वाला तो नहीं जाएगा, इसीलिए कहा गया है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। मॉलिक्यूलर सीव्स कैविटीज को लेके और शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ये आपका आप ऑलमोस्ट कह सकते हो इंटरकनेक्टेड है पॉइंट कि ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों है, बिकॉज इन दोज कैविटीज ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड। उनमें किसी पर्टिकुलर शेप के टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। इसको और इसको आपने कनेक्ट करके ही बताना है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या एक मेंशन कर देते हैं, पर्टिकुलर shape of molecules can be adsorbed therefore called as shape selective catalysts। ठीक है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड। अब इसमें हम एक चीज़ और कह सकते हैं, अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको सपोज करो जिनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आए डिटेल में, क्या करेंगे आप, आपको ये बताना है कि जो आपका शेप एंड साइज है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के, वो दे आर अकॉर्डिंग टू द, क्या बोलोगे आप, साइज एंड पोर्स ऑफ कैविटीज़, उसके अकॉर्डिंग ही है ना। तो ये लाइन आप एक और ऐड कर सकते हैं कि आपके जो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उस, जैसे सपोज करो एक ताला है, उस ताले में एक पर्टिकुलर चाबी ही जाएगी ना, वो वाली चीज़ है कि आपका कोई भी चाबी आप उसमें नहीं लगा सकते हो। उसकी जो शेप है, ये तो चलो एंजाइम कैटलिसिस की बात हो जाएगी, बट एक तरह से आप ये एग्जांपल सोच सकते हो कि इतना बड़ा अगर आपका वो एरिया है तो उसमें उतने एरिया के जितना ही कोई रिएक्टेंट जा सकता है, जो प्रोडक्ट बन के वापस निकलना है उसमें से उसका भी साइज उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कंप्लीटली क्या हो गया, एक आपका सेलेक्टिवनेस आ गई ना, कि उससे उसके बाहर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। मतलब अब जो पर्टिकुलर आपके टाइप की रिएक्शंस होगी उसमें पर्टिकुलर टाइप का आपका जियोलाइट या कैटलिस्ट यूज़ होगा। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अगर मैं आपसे कहूँ, अल्कोहल्स आपके जब कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, अल्कोहल्स आपने पढ़ रखे हैं, सबने सुन रखा है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, है ना, तो ZSM5 यूज होता है। ये ZSM5 क्या है, इसका नाम देखिए, ZSM5 क्या नाम है इसका, जियोलाइट, Z से जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। ठीक है, जो भी आपके जो साइंस में लैब में जो भी आपके सपोज करो इस तरह के अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जिनमें छेद होता है, पोरस होते हैं, क्योंकि आपका जियोलाइट है ना, इसका पोरस स्ट्रक्चर होता है, ये भी याद रखना, इसका क्या होता है, पोरस स्ट्रक्चर। अगर पोरस स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपके कोई मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जाके एड्जॉर्ब होंगे ही नहीं। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बता रखा है ना, तो एड्जॉर्ब होंगे ही नहीं अगर उसके साइज के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक, तो इसलिए ZSM5 जियोलाइट सीव, मतलब एक ऐसी छन्नी जिसकी मॉलिक्यूलर पोरोसिटी कितनी है, 5। ये 5, 3, 4 ना, इनको नंबर दिया जाता है, जैसे 1 नंबर को दे दिया गया, हाँ इसमें इतना बड़ा वो पोर्स होगा, 2 नंबर में उससे थोड़ा ज़्यादा, 3, इस तरह से होता है। ठीक, तो ये आप ये कह सकते हो जो लैब के अकॉर्डिंग, अपरेटस के अकॉर्डिंग साइंटिफिक टर्म कह सकते हो, या एक उसकी जिसको कहते हैं पहचानने का तरीका दिया हुआ। अगर आप, वरना आप कैसे क्या बोलोगे ना, तो पोरोसिटी का मतलब कि उसके पोर का साइज कितना होगा, उसके बेसिस पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट जियोलाइट एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी आपके जो एग्जाम्स वगैरह हैं उनमें इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि SSC, CHSL, CGL, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी फॉर्मूले पे आएगा, कभी आपके इसके एग्जाम्पल पे, किसी ना किसी चीज़ पे आएगा ये। ठीक है, तो आपको मैंने इसकी पूरी बेसिक नॉलेज दे दी, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो होपफुली अब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।